हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो देखिए, लास्ट वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कि नदियों के आसपास हुआ है। तो देखिए, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो मिस्र की सभ्यता के समकक्ष पनपी थी। मतलब जब मिस्र की सभ्यता का उदय हो रहा था तब मेसोपोटामिया की सभ्यता का भी उदय हुआ था। तो ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया का अर्थ होता है कि दो नदियों के बीच का प्रदेश। तो ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो दजला और फरात इन दो नदियों के बीच में बसी हुई थी। तो ये जो दजला नदी है, ये इसका जो प्रवाह था वो बहुत तेज़ी था। तो क्या होता था कि जो दजला नदी के आसपास लोग रहते थे, घाटियों पे लोग रहते थे, उनको बाढ़ का सामना करना पड़ता था। किंतु जो फरात नदी थी उसका प्रवाह बहुत मंद गति से था। तो इसलिए जो मानव है वो फरात नदी के आसपास ज़्यादा रहते थे और उसकी जो ज़मीन होती थी वो समतल होती थी। मतलब जैसे दजला के नदी की जो घाटी है उसके जो किनारे थे वो आड़े तिरछे, ऊंचा खाली ऐसा था, किंतु फरात नदी में समतल थे, कटे फटे आड़े तिरछे नहीं थे। तो इसीलिए जो मानव है वो फरात नदी के पास जो है ज़्यादा रहता था। इसलिए जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो फरात नदी के आसपास ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, इसमें मैंने आप लोग को बताया था कि इसमें 4 जातियों के बारे में बताया गया है। तो वो कौन कौन सी थी? सुमेर, अक्काद, बेबीलोनिया और आसिरियाई। ये 4 जातियों के बारे में इसमें देखने को मिला हुआ है। तो इनका मानना है कि जो सुमेर जाति है उसी से इस सभ्यता का विकास हुआ है। तो देखिए, मेसोपोटामिया में कौन सी जाति सबसे अधिकतम अपना जो है महत्वपूर्ण अपना योगदान देती हैं ये पता करना मुश्किल है, किंतु इस पर मैंने विश्लेषण आप लोग को बताया था। तो पहला विश्लेषण मैंने आप लोग को बता दिया था कि ये लोग जो है जिगुरात बनाते थे और उसमें जो जिगुरात में देवता स्थान मानते थे ये। तो मैंने उसकी पिक्चर भी आप लोग के साथ शेयर की थी। तो उसमें मैंने पहले विश्लेषण में जिगुरात के बारे में बताया था कि जिगुरात जो उनका देव स्थान होता है वो पत्थरों के आकार का होता था, पहाड़ों के आकार का होता था। जैसे पहाड़ होते हैं नीचे से मोटे और ऊपर से पतले होते जाते हैं, वैसे ये कुछ जिगुरात वर्गाकार में बनाते थे। तो उसकी पिक्चर मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी, तो आपने उसमें देखा ही होगा। तो चलिए अब हम द्वितीय विश्लेषण पढ़ते हैं कि द्वितीय विश्लेषण में क्या हुआ था मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया में पाषाण की स्थानीय पूर्ति नहीं थी। इस अभाव की पूर्ति धूप में सुखाई गई मिट्टी के ईंटों से की जाती थी। तो देखिए, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उस टाइम पे पाषाण की स्थानीय पूर्ति नहीं थी। मतलब जो पत्थर थे वो अधिक प्रचुर मात्रा में नहीं मिलते थे। तो मानव ने क्या किया, मिट्टी की जो ईंटें हैं उनको धूप में सुखाकर उनसे घर बनाना स्टार्ट कर दिया मिट्टी की ईंटों से। ईंटों से बने भवन पूर्ण सावधानी रखने पर भी 40 से 50 वर्षों में धाराशायी हो जाते थे। देखिए, पत्थरों के जो चीज़ें बनी होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। तो जब इन्होंने ईंटों से घर बनाना स्टार्ट कर दिया तो वो क्या था, ज़्यादा मजबूत नहीं होते थे मिट्टी की ईंटों से। तो ये 40 और 50 वर्षों में धाराशायी मतलब ख़राब हो जाते थे, नष्ट हो जाते थे, पूरी तरह से घर गिर जाते थे उनके, जो वो घर बनाते थे ईंटों से। तो ये पत्थरों की तरह टिकाऊ नहीं होते थे। तीसरा देखते हैं, एक आश्चर्यजनक सत्य यह है कि मेसोपोटामिया में आसिरियाई प्रभाव से पूर्ण चित्रकला एवं उनके अवशेष बहुत ही कम प्राप्त होते हैं। तो देखिए, ये जो आसिरियाई जाति का योगदान तो बहुत मिला हुआ है मेसोपोटामिया में, किंतु कहा जाता है कि ये एक आश्चर्यजनक सत्य है कि उस टाइम पे आसिरियाई जाति के चित्रकला के अवशेष बहुत ही कम प्राप्त हुए हैं। आसिरियाई जो जाति के साक्ष्य हैं, सबूत हैं, वो बहुत ही कम मिलते हैं कलाओं के क्षेत्र में। सामग्री उपलब्ध होने के साथ विशाल भवनों के रिक्त भित्तियाँ कल्पना को आकार देने हेतु कलाकार को आमंत्रण देती प्रतीत होती हैं, तथापि चित्रकला की कमी होने के कारण सरलता से स्पष्ट नहीं किया जा सकता। देखिए, इस टाइम पे क्या था, सामग्रियां तो उपलब्ध थी लेकिन कि जो भवनों की भित्तियां मिली हैं, दीवारें मिली हैं, वो ऐसे खाली मिली हुई हैं। मतलब उनमें कोई चित्रण, कोई कल्पना, कोई आकार नहीं दिया गया है। ऐसा लगता है उन दीवारों को देख के कि वो चित्रकारों को, कलाकारों को अपनी तरफ खींचती हैं, अपनी तरफ आमंत्रण करती हैं कि हाँ, मुझ पर कुछ चित्रकारी की जाए। लेकिन जो है इनके टाइम पे जो है भित्ति चित्रण नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए जो है इसको सरलता से स्पष्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, कोई चित्र नहीं मिले हैं जिससे इनके बारे में पता लगाया जाए, किसके, आसिरियाई के बारे में।
अब हम मेसोपोटामिया की कला की चर्चा सुमेर, अक्काद, बेबीलोनिया तथा आसीरियाई के संबंध में या संदर्भ में करेंगे। तो देखिए इसमें मैंने 4 जातियों के बारे में जो बताया था कि सुमेर, अक्काद, बेबीलोनिया, आसीरियाई थे। तो इनके बारे में अब हम अलग अलग पढ़ेंगे कि कौन से जातियों में या फिर कौन सी जगह पे जो इनके मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो ज़्यादा पनपी और क्या क्या कला क्षेत्र में हमको इसमें देखने को मिलता है, क्या क्या जो इसके अवशेष हैं वो देखने को मिलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सुमेर के बारे में। जो फर्स्ट है सुमेर जो है वो आपका 3500 से 2300 ईसा पूर्व माना जाता है। प्राचीन काल में सुमेर और अक्काद के मध्य कोई निश्चित सीमा नहीं थी। किसी भी साधारणता निप्पुर नगर के दक्षिण का प्रदेश सुमेर तथा उत्तर का प्रदेश अक्काद कहलाता था। तो देखिए ये जो सुमेर और अक्काद हैं इनके बीच में कोई रेखा नहीं थी, मतलब ये एक ही जगह पे दोनों थे सुमेर और अक्काद। किंतु फिर भी जो है निप्पुर नगर के दक्षिण भाग को, जो वहाँ पे निप्पुर नगर बड़ा एक महानगर था, तो उसके दक्षिण भाग को ये लोग क्या कहते थे, सुमेर कहते थे, और उत्तर का जो इसमें प्रदेश था उसको क्या कहते थे, अक्काद कहते थे। तो उत्तर का भाग जो था वो अक्काद था और दक्षिण का भाग जो था वो सुमेर कहा जाता था निप्पुर नगर में। उस समय यह दोनों प्रदेश छोटे छोटे नगर राज्यों में विभाजित थे। देखिए जो अक्काद और सुमेर है ये छोटे छोटे नगर राज्यों में विभाजित थे ये दोनों नगर। मेसोपोटामिया सभ्यता के जन्मदाता सुमेरियन किस जाति से संबंध है यह कहना कठिन है। यह अपने क्रीड़ा स्थल अर्थात दक्षिणी बेबीलोनिया को सुमेर कहते थे, इसलिए उन्हें सुमेरियन कहा गया। देखिए इसमें जो सुमेरियन जाति मिली हुई है वो कहना कठिन है कि ये पहले कौन सी जात से किस जात से रिलेटेड थे। तो ये ऐसा माना जाता है कि जो दक्षिणी बेबीलोनिया का क्रीड़ा स्थल था, मतलब खेलने का स्थान था, उसको सुमेर कहते थे, तो इसीलिए इस जाति को सुमेरियन जाति कहा जाने लगा। इसी समय उम्मा नगर का शासक लुगल जग्गिसी था। तो देखिए इस टाइम पे क्या था, दक्षिणी बेबीलोनिया को जब सुमेर कहा जाता था तो उस टाइम पे उम्मा नगर है वहाँ पे, तो उसका शासक कौन था, लुगल जग्गिसी था, जिसने उर्क कगीना को पराजित कर सुमेर में लागाश का नेतृत्व समाप्त किया तथा उरूक को राजधानी बनाकर उरूक तथा सुमेर का राजा पदवी धारण की। अंतिम सुमेरियन शासक था। तो देखिए जो लुगल जग्गिसी था उसने कगीना भी शासक था, उसको पराजित कर दिया, और जो लागास था कगीना के पहले उसका भी नेतृत्व समाप्त कर दिया, और यहाँ पे उरूक भी एक जगह है उसको इसने अपनी राजधानी बनाई। तो ये जो है उरूक का सुमेर का राजा कहा जाने लगा। ये सुमेर का भी और उरूक का भी दोनों जगह का राजा कहा जाने लगा। ये इसने पदवी धारण कर ली जब जो है उसने लुगल जग्गिसी को पराजित किया। लुगल जग्गिसी ने कगीना को पराजित किया, तो उसने जो है उरूक तथा सुमेर का राजा बन गया, वो उसको ये पदवी मिली। या अंतिम सुमेरियन शासक था। तो जो ये लुगल जग्गिसी है वो जो है अंतिम शासक माना जाता है किसका, सुमेरियन जाति का। इस समय सेमेटिक जाति की एक नई शाखा ने, जो पश्चिमी सेमाइट के नाम से विख्यात है, आक्रमण किए तथा बेबीलोन को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। देखिए यहाँ पे एक नई जाति देखने को मिलती है, कौन सी, सेमेटिक जाति। तो ये जो सेमेटिक जाति है उसने जो है नई शाखा ने, जो पश्चिमी सेमाइट के नाम से विख्यात है, ये जो है पश्चिमी में सेमाइट नाम से विख्यात है। कौन सी, सेमेटिक जाति पश्चिमी में सेमाइट नाम से विख्यात है। इसने जो है आक्रमण किया और बेबीलोनिया को शक्ति का केंद्र बना लिया। तो इसने बेबीलोनिया पे अपना अधिकार जो है जमा लिया था। इस प्रकार सुमेर का राजनीतिक हास्य 1792 वर्ष ईसा पूर्व पश्चिमी सेमाइट हम्बुराबी के शासन में होता है। तो देखिए ये जो सुमेर जाति थी, तो इसके बाद कौन आया, ये जो है सेमाइट आए। तो सेमाइट ने इन लोग को पराजित किया और सुमेर को अपना बनाया, और फिर सुमेर का जो शासन काल था, उसके जो शासक थे उनका हास्य हो गया, राजनीतिक हास्य हो गया। 1792 में सेमाइट हम्बुराबी शासन से होता है। हम्बुराबी नाम है यहाँ पे, ये सेमाइट जाति का था हम्बुराबी। तो इसने अपना शासनकाल स्थापित कर लिया, किसको, सुमेरियन को ख़त्म करके 1792 में। तो चलिए देखते हैं कि अब ये जो सुमेरियन जो जाति है वो ख़त्म हो गई थी जब यहाँ पे हम्बुराबी आ गया था। तो अब देखते हैं सुमेरियन की चित्रलिपि देखते हैं।
सुमेरियन पुजारियों को अपने मंदिरों के आय व्यय का विवरण रखना पड़ता था, जिसके फलस्वरूप 4000 वर्ष ईसा पूर्व में मिट्टी की पट्टियों पर रेखाएं खींचकर मंदिरों को मिलने वाले पशुओं और वस्तुओं की संख्या लिखना प्रारंभ कर दिया। देखिए, जो सुमेरियन के मंदिर थे उसमें आय व्यय मतलब उसमें जो है खर्च करने के लिए जो पैसे आते थे और जो प्राप्त होते थे उनका सबका विवरण रखना पड़ता था कि किसने कितने दिए या फिर कहाँ से कितने आए। तो वो जो है 4000 वर्ष ईसा पूर्व में मिट्टी की पट्टियों पर रेखाएं खींचकर जो मंदिरों को मिलने वाले पशुओं और वस्तुओं की संख्या, देखिए मंदिरों में जो है पशु भी भेंट कर देते थे लोग, वस्तुएं भी भेंट कर देते थे, पैसे भी भेंट करते थे। तो ये जो है उसका विवरण लिखने के लिए क्या किया उन्होंने, जो है मिट्टी की पट्टियों पर रेखाएं खींचकर जो चीज़ें मिलती थी वो लिखना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये मिट्टी की पट्टियाँ बनाते थे और उस पर रेखा खींच खींच के अपने आय व्यय का विवरण लिखते थे और यहाँ पे संख्या लिखना प्रारंभ कर दिया था इसी मिट्टी की पट्टियों पर। धीरे धीरे इन संख्याओं के साथ उन वस्तुओं व पशुओं के चित्र भी बनाए जाने लगे। इन्हें पिक्टोग्राफ कहते थे। तो देखिए, संख्या तो ये लिखते थे, लेकिन संख्या के साथ साथ इन्होंने क्या किया, जो पशुएं और जो चित्र होते थे उनके पशुओं के चित्र भी बनाए जाने लगे, वस्तुओं के चित्र भी बनाए जाने लगे, जो दान में मिलते थे और उनके चित्र बनाए जाने लगे। मतलब इन पे नंबरिंग तो होती ही थी, उसके साथ साथ ये चित्र भी बनाते थे पशुओं और वस्तुओं की। तो इसको क्या कहा जाता है, पिक्टोग्राफ कहा जाता है। जो मिट्टी की पट्टी पर संख्या लिखी जाती थी और चित्र बनते थे उसको क्या कहा जाता है, पिक्टोग्राफ। नारी के साथ कुर अर्थात पर्वत का चित्र बनाकर दासी भाव व्यक्त किए, क्योंकि सुमेर में दासियां पर्वत से लाई जाती थी। तो देखिए, इसमें जो दासियां होती थी तो उनको ये लोग कैसे व्यक्त करते थे, कुर, कुर का मतलब होता है यहाँ पे पर्वत। तो पर्वत और दासी को एक साथ बनाते थे। क्यों बनाते थे, क्योंकि सुमेर में दासियां पर्वतों से लाई जाती थी, प्रदेशों पर्वतीय जो प्रदेश है वहाँ से लाई जाती थी, इसलिए पर्वतों के साथ साथ दासियों को बनाया जाता था। तो नेक्स्ट देखते हैं। इन चित्रों को आइडियोग्राफ कहा जाता था। देखिए, ये जो इसमें पहले संख्या लिखते थे और जो उसमें चित्रण करते थे पशुओं और वस्तुओं की, उनको पिक्टोग्राफ कहा जाता था। किंतु जिसमें नारी बनती थी और पर्वत बनते थे उन चित्रों को क्या कहा जाने लगा, आइडियोग्राफ कहा जाने लग गया। इसके पश्चात सुमेरियनों ने शब्दांश लिपि का आविष्कार किया। इसमें एक शब्द को लिखने के लिए शब्द में प्रयुक्त होने वाली ध्वनियों के बोधक चित्रों का संयुक्त किया जाता है। देखिए, जो आइडियोग्राफ था उसके बाद सुमेरियन ने शब्दांश लिपि का आविष्कार कर लिया था। तो इस लिपि को वो लोग जैसे जो कुछ बोलते थे तो उस सब चीज़ों को शब्दांश मतलब कुछ जो पैराग्राफ होते थे वो सारी चीज़ें जो है संयुक्त मतलब एक साथ लिखना स्टार्ट कर दिया था। मतलब चित्रों के साथ साथ इसने जो है एक छोटे छोटे या फिर एक लाइन में चीज़ें या फिर उनके जो वर्ड होते थे वो लिखने स्टार्ट कर दिए। सुमेरियनों की लिपि 300 शब्दांश चित्र तक सीमित थी। इस शब्दांश लिपि अनेकार्थी चिन्हों का अर्थ निश्चित करने में कठिनाई आती थी। तो देखिए, जो सुमेरियनों की लिपि थी 300 शब्दांश चित्र तक, मतलब यहाँ पे जो शब्द और अंश ढूंढे गए थे, शब्दांश ढूंढे गए थे, वो जो है 300 तक ही सीमित थी। मतलब इससे आगे वो लोग अपनी चीज़ें को नहीं लिखते थे। तो इस शब्दांश लिपि अनेकार्थी चिन्हों का अर्थ निश्चित करने में कठिनाई थी। तो देखिए, यहाँ पे जो चित्र बनते थे, लिपियाँ जो बनाई जाती थी, मतलब यहाँ पे जो शब्दांश थे तो उनके अनेक अर्थ थे। जो चिन्ह बनाते थे तो एक चिन्ह के कई सारे अर्थ थे, इसलिए उसको थोड़ा निश्चित करने में कठिनाई होती थी। जैसे ये लोग हल शब्द चित्र का अर्थ कृषक तथा हल दोनों होता था। तो मतलब जैसे इन्होंने हल बनाया तो हल का मतलब हुआ किसान और हल का मतलब तो हल हुआ ही। तो ये मतलब हल अगर बनाया तो इसके दो दो मतलब थे। तो इसीलिए अनेकार्थी शब्द अनेकार्थी चिन्हों का ये प्रयोग करते थे। तो इसलिए इनको निश्चित करने में कठिनाई होती थी, समझने में थोड़ा सा कठिनाई होती थी। सुमेर में मिस्र के समान पेपाइरस रीड से कागज़ बनाने की सुविधा नहीं थी, इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर नरकुल की रेखनी से लिखा जाता था, जिसे स्टाइलस कहते थे। देखिए, जो पेपाइरस रीड है वो एक थिक पेपर होता था, तो उससे जो है ये कागज़ का निर्माण करते थे। पेपाइरस रीड इनके यहाँ पे प्राप्त होती थी, कहाँ पे, मिस्र से प्राप्त होती थी। उससे ये लोग कागज़ का निर्माण करते थे। तो ये जो पेपाइरस रीड से बना हुआ कागज़ होता था वो बहुत थिक होता था
और इसमें जो है पेपायरस बनाने की सुविधा नहीं थी। किसमें? सुमेर में जो है वो कागज़ बनाने की सुविधा नहीं थी, इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर नरकुल की लेखनी से लिखा जाता था, जिसे स्टाइलस कहते थे। तो यहाँ पे कागज़ नहीं थे, तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, मिट्टी की पट्टियों पर लिखते थे और नरकुल से लिखते थे। नरकुल मतलब होता है बेटा बाँस के जो है बाँस से जो कलम बनते हैं और उसमें बाँस में बीच में होल होता है, तो उसको नरकुल कहते हैं। तो ये नरकुल की लेखनी से लिखते थे मिट्टी की पट्टियों पर। कौन? सुमेरियन जाति के जो लोग थे वो। तो जिसको क्या कहा गया? स्टाइलस कहा गया। जो लेखनी थी मिट्टी की पट्टियों पर उसको स्टाइलस कहा गया था। स्टाइलस से मिट्टी की पट्टियों पर खरोंच कर नहीं वरन दबाकर लिखा जाता था, जिसके स्टाइलस के वक्र झुकाव के कारण प्रत्येक रेखा एक सिरे से दूसरे सिरे की अपेक्षा अधिक चौड़ी हो जाती थी, जिससे आकृतियाँ त्रिकोणाकार लगने लगती थी। इस भाषा को क्यूनियस कहते थे। देखिए जो स्टाइलस जो लिखने की विधि थी उसको स्टाइलस कहा गया था। मिट्टी की पट्टियों पर जो चीज़ें लिखी जाती थी तो वो जो है खरोंच कर नहीं लिखी जाती थी मिट्टी की पट्टियों पर, वो नरकुल को दबा कर लिखी जाती थी। तो स्टाइलस के वक्र झुकाव के कारण, मतलब वो जो झुकाव होता था उसमें, तो वो जो है एक सिरे से मोटी होती थी और दूसरे सिरे से जो है वो पतली होती जाती थी, तो वो एक त्रिकोणा मतलब एक ट्रायंगल टाइप का शेप बनाती थी। तो इस भाषा को क्या कहा गया? क्यूनियस कहा गया। जो लिखने का इनका तरीका था, जो स्टाइलस लिखने का तरीका था नरकुल से मिट्टी की पट्टियों पर, और जो वक्र झुकाव था इनके यहाँ पे लिखने का, तो ये जो है एक तरफ से तो मोटी होती थी किंतु एक तरफ से पतली होती जाती थी, तो एक त्रिकोणा मतलब ट्रायंगल का शेप ले लेती थी। तो इस भाषा को क्या कहा गया है? क्यूनियस भाषा कहा गया है। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी आसान था, पत्र भी भेजे जाते थे। तो देखिए जो मिट्टी की पट्टियों पर लिखते थे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान भी वो बहुत आसानी से भेजते थे, मतलब लिख के उनकी कोई जो बातें होती थी वो दूसरे स्थान पर भेजते थे। गीली मिट्टी की पाटी पर लिखकर उस पर सूखा मिट्टी का चूर्ण बिखेर दिया जाता था, फिर उसे गीली मिट्टी से बने लिफाफे में रख दिया जाता था। लिफाफे पर पता लिखा होता था, तत्पश्चात इन्हें आग में पका दिया जाता था। देखिए क्या करते थे ये लोग, गीली मिट्टी की पाटी लेते थे, पाटी मतलब ये चौकोर टाइप का मिट्टी से बना लेते थे, उसमें जो है फिर उसके बाद ये लिखते थे नरकुल से दबा दबा के। फिर जब इसमें दबा के लिखेंगे गीली मिट्टी की पाटी पर, तो वो देखिए जब लिखेंगे तो उसमें गड्ढे टाइप का आएगा कुछ, तो उसमें ये लोग क्या करते थे, सूखी मिट्टी का चूर्ण उसमें बिखेर देते थे, उसके ऊपर जो ये लोग लेखनी लिखते थे। उसके बाद ये मिट्टी से बने लिफाफे में ये इसको रख देते थे। जो मिट्टी की पाटी बनाते थे, पट्टी बनाते थे, उसको जो है मिट्टी से बने लिफाफे में रख देते थे, फिर उसको जो है वो आग में पका लेते थे। मतलब लिफाफे को और जो मिट्टी की पट्टी होती थी लिफाफे में रख के, लिफाफे में पता लिख के फिर दोनों को पका लेते थे। देखिए मिट्टी जो होगी वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो वो टूट जाएगी, किंतु जब उसको पका लेंगे तो वो जो है टूटेगी नहीं, तो इसलिए उसको लिफाफे में रख के पका लिया जाता था। उसके बाद वो जो है कहीं दूसरी जगह भेजी जाती थी, एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती थी। यह प्राचीन विश्व को सुमेरियन की महानतम देन थी। तो देखिए ये जो मिट्टी पे लिखने की, मिट्टी की पट्टी पर लिखने की कला थी वो सुमेरियन जाति की एक प्राचीनतम देन मानी जाती है, महानतम देन मानी जाती है। सबसे पुरानी जो लिखावट थी वो मिट्टी की पट्टियों से स्टार्ट हुई थी, और वो जो है एक नरकुल की कलम से उसने, जो सुमेरियन जाति के लोग थे उसने नरकुल की कलम से लिखना स्टार्ट किया था। तो देखिए अभी तो कागज़ चल गया है, और मिस्र में भी उस टाइम पे कागज़ चल गया था, पतला कागज़ और मोटा कागज़, इस तरह के कागज़ वहाँ पे चल गए थे, पेपायरस रीड से बने हुए। लेकिन जो मेसोपोटामिया थी तो उस टाइम पे यहाँ पे कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, तो इसलिए वो मिट्टी की पट्टियों का यूज़ करते थे। और इनकी जो लैंग्वेज थी, जो इनकी भाषा थी, उसको जो है इन्होंने क्यूनियस नाम दिया था। तो देखिए मैं आप लोग को अभी क्यूनियस दिखाऊंगी कि ये कैसे लिखते थे। ये देखिए ये क्यूनियस लैंग्वेज है। तो ये जो लिखते थे, ये देखिए यहाँ पे ऐसे लिखते थे कि जैसे एक तरफ से ये उठाया, ये वाला देखिए कि ये एक तरफ से नरकुल को ऐसे उठाया और फिर जो है ये एक तरफ को उठा के दूसरी तरफ ले गए, तो मोटे से वो पतला होता गया, तो ये एक जो है वो ट्रायंगल की शेप ले लेता था। तो ये देखिए ये जो लिखा हुआ है, ये देखिए ट्रायंगल की शेप बन रही है यहाँ पे,
ये देखिए ये मोटा उठाया यहाँ पे, नीचे की तरफ पतला हो गया तो ये एक तरह से ट्रायंगल की शेप बन गई। तो ये जो इनकी लैंग्वेज है, ये लिखने का जो तरीका था, ये तो इसने जो है बता रखा है कि कैसे इसमें झुकाव था। तो ये देखिए ये कुछ ऐसे झुकाव है वक्र की तरह इसमें। तो ये जो है इसको क्यूनियस कहा गया है। ये मैंने नाम भी नीचे इसमें लिख रखा है कि उनकी जो लैंग्वेज थी उसको क्यूनियस कहा गया है। तो ये उनकी अलग सी भाषा थी जो वो लोग आपस में समझते थे कि क्या लिखा हुआ है। तो ये जो यहाँ पे चित्र लिपि बताई गई थी वो कुछ इस प्रकार थी। अब आगे जो है इसमें मूर्तियाँ और रिलीफ चित्र भी मिले हुए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और इसमें भी जिगुरात प्राप्त हुए थे। तो जिगुरात ही लोग सुमेरियन जाति के लोग बनाते थे, और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसमें जिगुरात ये देव स्थान मानते थे। तो ये जो है सुमेरियन अक्काद आपको सब में देखने को मिलेगा। तो चलिए ये वीडियो जो है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी जो है कन्फ्यूज़न हो, तो जो मुझे मैसेज करें। थैंक यू।